अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं चंगेशाह ट्रैवल गाइडर। आज की मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग तुर्की विजिट करना चाहते हैं। वहाँ पर बिजनेस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से या वैसे ही उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो वीज़ा के लिहाज से कौन सी चेंजिंग्स आई हैं, पॉलिसी में क्या चेंज है और आपको वीज़ा लेते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके बारे में इंशाल्लाह आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में ये है कि जितने भी इस वक्त जो लोग विजिट वीज़ा के ऊपर तुर्की जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इनको इन्फॉर्मेशन ये है कि वीज़ा जो है वो एनातोलिया के ऑफिस से अप्लाई होगा या लाहौर कॉन्सुलेट के थ्रू अप्लाई होगा। आप अगर एनातोलिया के थ्रू अप्लाई करते हैं तो जो लास्ट टाइम वीज़ा की जो प्राइस थी, आई थिंक कोई 10-11 हज़ार रुपये थी, उसमें 1,000 रुपये का डिफरेंस आया है, 1,000 रुपये इंक्रीज हो गई है। दूसरी जो इसके अंदर चेंज ये आई है कि इससे पहले जब भी आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते थे तो आप किसी भी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो ले सकते थे। लेकिन अब पॉलिसी चेंज ये की है कि आपने एनातोलिया के थ्रू जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू कि आपने वहीं से ही अपनी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपने करवानी है। दूसरी चेंज इसके बाद जो ये आई है, और ख़ास तौर पे मैं उन लोगों के लिए भी ये बताऊंगा कि जब आप विजिट वीज़ा लगवा रहे होते हैं तो मोस्टली लोगों का रिजेक्ट क्यों होता है, रिजेक्शन की जो शिक है ये क्यों लगती है। और आप सबको पता है अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो वीज़ा आपके पासपोर्ट के लास्ट पेज के ऊपर स्टैंप भी लग जाती है। उस स्टैंप का मतलब ये है कि आप जब नेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का वेट करना पड़ता है। उस स्टैम्प से बचने के लिए जो आपने ख्याल रखना है वो सबसे पहले है आपकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, डॉक्यूमेंटेशन जब आपने करनी है उसमें जो सबसे ज़्यादा आपका जो तवज्जो तलब जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका कवरिंग लेटर। देखिए, कवरिंग लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपने कंसाइज बनाना होता है और कंप्रीहेंसिव बनाना होता है। कंसाइज मीन्स कि आपने एक ही पेज पे बनाना है, कंप्रीहेंसिव मीन्स कि एक ही पेज के अंदर आप अपनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें आपने पर्पस ऑफ विजिट्स, अपनी डेट्स, आप अपने वहां पे रहना कहाँ है, ट्रैवल क्या करना है, या जो कुछ मोस्टली जो रीजंस होती हैं वो ज़्यादातर आपके कवरिंग लेटर की वजह से रिजेक्शन आती है। क्योंकि होता ये है कि हम लोग खुद तो अपना लेटर बनाते नहीं है, हम किसी ट्रैवल एजेंट से उसकी एक्सपर्टीज, मैं ये कहूँगा कि वो लेते हैं और वो अपने हिसाब से आपका जो कवरिंग लेटर है वो तैयार कर देता है। उसमें अपने लिहाज से जगहों के नाम डाल देता है, आपकी डेट्स बता देता है, आपकी जो डिफरेंट जिन जिन जगहों पे आपने विजिट्स करना है वो सारे बीच में मेंशन कर देता है। अब होता यह है कि जब आप एनातोलिया के ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे भी आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर आपने अपनी ट्रैवल प्लान बताना होता है। और अब जब आप वो ट्रैवल प्लान बता रहे होते हैं तो वो उस कवरिंग लेटर के साथ कन्फ्लिक्ट करता है। जब वीज़ा ऑफिसर के सामने ये दोनों डॉक्यूमेंट जाते हैं वो ये समझ आता है कि ये भाई साहब ट्रैवलर नहीं है, इन्होंने किसी से मदद ली हुई है। तो ये एक बड़ी वजह बनती है आपके वीज़ा रिजेक्शन की। और दूसरा ये है कि अगर आप लेट्स सपोज किसी से बनवाते भी हैं तो आप उसको थॉरली स्टडी कीजिए कि भाई उसमें क्या है, उसको नेट से सर्च कीजिए कि ये कौन कौन सी जगहों के नाम लिखे हैं, डेट्स क्या है, होटल्स का नाम क्या है, या बाकी जो कुछ भी ट्रैवल प्लान उसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा एक दफ़ा आप स्टडी कर लें और उसी के मुताबिक आप अपना फॉर्म फिल करें। इसके बाद जो मेन रिजेक्शन एक ये भी होती है, देखिए आपने जब भी किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि आप अपने मुल्क के साथ कितने सिंसेयर हैं। सिंसेरिटी बताने का मकसद या उसका तरीकाकार ये होता है कि आप क्या वहाँ के टैक्स पेयर हैं कि नहीं है। आप अगर टैक्स पे करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। अब होता यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपना एनटीएन जो है वो एट द टाइम जब वीज़ा अप्लाई करना होता है या डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, फाइल रेडी करनी होती है, तब बनाते हैं। अब होता यह है कि वीज़ा ऑफिसर ये देख रहा होता है कि अगर इसका अभी एनटीएन बना है तो उसका मतलब ये है कि जनाब भाई साहब इसने सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये लिया है, वैसे ये इसका कोई
इसके साथ ताल्लुक नहीं है। आपने अगर वीज़ा अप्लाई करना है या नहीं करना, लेकिन अपने आप को फाइल ज़रूर बनाएं। आप अपनी जितना आपका एंट्री पुराना होगा उतना आपका वीज़ा लगने का रेशो, सिर्फ मैं तुर्की की बात नहीं कर रहा, सभी जगहों की बात कर रहा हूँ, वीज़ा रेशो अच्छा हो जाएगा। दूसरा ये है कि अब देखें, सबसे बड़ी एक जो मिस्टेक हम करते हैं वो है अपना बैंक अकाउंट चलाते कैसे हैं और उसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। देखिए, आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम तो लाजमी बताना है वीज़ा ऑफिसर को। वो कोई भी हो सकता है, आप जॉब भी कर सकते होंगे, या आप कोई फ्रीलांसर हैं, या आप अपना कोई काम छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपने वीज़ा ऑफिसर को अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम है, इतने पैसे मेरी बचत है, और मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपने फैमिली को या खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास इतनी बचत है कि मैं बाहर जब दूसरे मुल्क में जाऊंगा तो वहां पे भी अपने आप को सपोर्ट कर सकूंगा। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी मुल्क में एक दिन का खर्चा आप लगाते हैं कि तकरीबन $100 आता है। अगर 100 आता है तो आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और उस हिसाब से अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं। मतलब ये कि अगर फर्ज करें तुर्की में एक दिन का खर्चा आपका ट्रैवलिंग, खाना पीना, एक्सपेंडिचर्स, घूमना फिरना, हर चीज आपकी $100 बनती है, तो आपने $200 फी डे के हिसाब से, पर दिन के हिसाब से अपने अकाउंट में रखने हैं। 7 दिन का प्लान है तो $1400, 15 दिन का है तो इस हिसाब से आप अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करें। तीसरी चीज, अब क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही टाइम में एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अकाउंट में रख देते हैं, स्टेटमेंट निकलवाते हैं और वीजा ऑफिसर के सामने पेश हो जाते हैं। अब ये भी एक बड़ी वजह है रिजेक्शन की, क्योंकि उनको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि ये अमाउंट किसी से बोरो की हुई है, ये आपकी पर्सनल या आपकी सेविंग्स वो नहीं है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका, अगर लेट्स सपोज आप जॉब करते हैं तो सैलरीज के थ्रू वो रिकनसाइल होनी चाहिए। अगर आप बैंक बिजनेस करते हैं तो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू रिकनसाइल होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें आपके टैक्स रिटर्न के साथ रिकनसाइल होनी चाहिए। टैक्स रिटर्न के साथ अगर आपकी ये चीजें रिकनसाइल नहीं होंगी तो भाई इसका मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसका कोई फायदा नहीं है, इसमें रिजेक्शन ही होगी। देखिए, अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी है ना, लेकिन आपकी ट्रांजैक्शंस और आपकी सारी चीजें रिकनसाइल हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तब भी वीजा ऑफिसर आपको वीजा दे देगा। ये चीज आप ख्याल रखिएगा कि ऐसा नहीं होता कि आप ये समझ रहे हो कि आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट लगा दी किसी भी तरीके से बनाकर और वीजा ऑफिसर आपको वीजा दे देगा। वो ये देख रहा होता है कि आप उसके साथ कितने लॉयल हैं और कितना आप उसके साथ ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हैं और उसको अपने बारे में सारी चीजें इंफॉर्मेशन डिटेल में एक्यूरेट दे रहे हैं। तो ये बात होगी यहां पर। अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ चुकी हैं तो बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबके सेम ही रहते हैं। देखिए, पासपोर्ट है, मिनिमम 6 माह का वैलिड होना चाहिए, आपकी आईडी कार्ड है, आपकी एफआरसी है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपकी सैलरी स्लिप्स हैं, आपका एनटीएन है, आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, और उसके बाद जो बाकी जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपकी होटल बुकिंग है, फ्लाइट रिजर्वेशन है। अच्छा, ये देखिए कि ये रिजर्वेशन लगती हैं, ये कंफर्म नहीं लगती, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। और तीसरा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप फाइल तैयार कीजिए, खुद बनाइए या किसी से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी हाजिर हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से इस चीज़ को वो आपने आगे प्रेजेंट करना है। अब जो लास्ट में आपसे बात करनी थी टीआरसी की। देखिए, 2023 के अंदर जो रजब तैयब उर्दगान ने जो रूल्स जो है वो पास किए हैं, उसमें कुछ जगहों पे अगर तो जो लोग सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है, और वो लोग जो टेम्परेरी हैं या जॉब होल्डर हैं उनके लिए वहां पे खुशखबरी भी है। वो खुशखबरी ये है कि अगर आप वहां पर टीआरसी पे मौजूद हैं या वहां पे रह रहे हैं तो एक चीज का ख्याल तो ये रखिएगा कि टीआरसी पे जॉब तो अलाउ नहीं है। अगर आप वर्क परमिट वहां पे ले लेते हैं, जॉब करते हैं, आपको कोई कंपनी जॉब दे देती है, तो जो उनका जो सैलरी है वो अब जैसे दुबई वगैरह के अंदर आप लाखों में लेते थे, अब यहाँ पे भी आप लाखों में जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि
उन्होंने जो मिनिमम वेज रेट है वो इंक्रीज कर दिया है। पहले 4800 था, अब उससे बढ़ा दिया है। आई थिंक ये तकरीबन 7-8 हज़ार लीरा के ऊपर चला गया है। अब इसके बाद जो लोग वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं और टीआरसी रिन्यू करवाना चाहते हैं, वो लोग मुझसे रब्ता कीजिए। मैं आप सब अपने भाइयों को एक मेन ऐसा गुर बताऊंगा जिसके ऊपर चलने के बाद आप अपना टीआरसी इजीली रिन्यू करवा सकेंगे और रिन्यू करवाने के बाद वहाँ पे आप लीगली रह सकेंगे। इससे पहले जो लोग विजिट वीज़ा पे अगर जा रहे हैं तो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन ये है कि आप वहाँ पर टीआरसी अप्लाई अब कर सकते हैं। पहले पिछले कुछ ये आप कह लें कि ऑलमोस्ट मार्च 2022 के बाद उन्होंने ये टीआरसी बंद किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फिर उसको खोल रहे हैं, टीआरसी जो है वो मिलना शुरू हो रही है। तो इसलिए अगर इस मामले में अगर किसी भाई को मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको उसमें बता दूंगा कि आप किन तरीक़ाकार से चलते हुए अपना टीआरसी खुद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ट्रैवल एजेंट के ऊपर जाएं या वहाँ पर किसी कंपनी को हायर करें। पहले तकरीबन कोई 55 से 60 हज़ार रुपये के अंदर टीआरसी मिल जाता था, अब ये रेट रिवाइज हो चुका है। तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये आप अपने जेहन में रखिएगा। इतनी प्राइस के अंदर आपको टीआरसी रिन्यू करना होगा, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा अपने भाइयों के को मैं दे दूं, जो लोग तुर्की जाना चाह रहे हैं और वहाँ पे सेटल होना चाह रहे हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अपने भाइयों के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि अगर किसी चीज़ की तरफ अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो आपको बना सकूं। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।